मैं 5वीं जमात में मेरा दाखिला शेख उस्मान हाई स्कूल में हुआ। वहां से मैंने 10वीं जमात का एग्जाम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से मुझे कामयाबी मिली। मेरी 10वीं तक जो तालीम थी वो उर्दू मीडियम से हुई। सर, इसमें एक चीज मैं खास तौर से पूछना चाहूंगा कि जो उर्दू मीडियम से तालीम हुई है उसमें आपका अपना हिस्सा था कि आपके वालिद ने आपको जो है एडमिशन दिलवाया? जी, जब मेरा एडमिशन हुआ तो उस वक्त मुझे इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। जाहिर सी बात है, मेरे वालिदैन ने खुद मेरा दाखिला किया था उर्दू मीडियम में। एसएससी के बाद जो एक स्कूल का बहुत अहम मरहला होता है वो है 11वीं और 12वीं। और 11वीं और 12वीं में एडमिशन आपका कैसे हुआ? कौन सी मीडियम से आप पढ़े और कौन से स्ट्रीम में पढ़े? जी, 11वीं साइंस में मेरा दाखिला हुआ था और मेरा मकसद था मैं MBBS या B इंजीनियरिंग में दाखिला लूँ। इसीलिए मालेगांव हाई स्कूल में मैंने 11वीं 12वीं में एडमिशन लिया इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम से। आपका परसेंटेज कितना है? जी, मुझे एग्रीगेट परसेंटेज मेरा 71 था। और उसके ऊपर आपको कहीं एडमिशन वगैरह नहीं मिला? जी नहीं, मुझे PCB में मेरे मार्क्स कम थे, ओनली 85 मार्क्स थे, 85% मार्क्स थे मुझे, इसलिए मुझे MBBS में दाखिला नहीं मिल सका। और इंजीनियरिंग में मुझे 1 रुपये कम मार्क्स होने की वजह से दाखिला नहीं मिल सका था। जी, इंजीनियरिंग में बाद में आपको एक चांस भी आया था एडमिशन का, लेकिन आप उसको कैश नहीं कर पाए, आप ज्वाइन नहीं कर पाए, क्या बोले? जी, तब तक मेरा BSc में एडमिशन हो चुका था और मेरे जहन में BSc फिजिक्स करने की एक धूल सवार हो गई थी और मैं एस्ट्रोफिजिक्स में MSc करना चाहता था, इसीलिए मैंने फिर दोबारा उस तरफ ध्यान नहीं दिया। एस्ट्रोफिजिक्स जी, बहुत ऊंचे ख्याल है। और ऐसा 12वीं में आपकी मायूसी, मतलब आपको BS में एडमिशन नहीं मिला और इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, उमूमन स्टूडेंट्स का जो बैलेंस है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। जी, और आप उनको साबित तत्व रहे जी, और आपने BSc में एडमिशन लिया। जी, जी। तो आपने जब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मेरे साथी को BS और मेडिकल इंजीनियरिंग में करेगा और मैं BSc में गया, तो आपको क्या करने का फ्यूचर है ऐसा सोचा आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी अल्लाह की जात से मायूस नहीं रहा हूँ। भले ही मेरा इंजीनियरिंग मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ था और BSc अक्सर हमारे जहनों में ये तस्वीर होता है कि BSc एक लो स्ट्रीम है या जिन बच्चों का हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं हो पाता है मेडिकल टेक्निकल में वो BSc करते हैं, मगर मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम था BSc भी एक बेहतरीन स्ट्रीम है और अगर उसमें MSc या रिसर्च की जाए तो इसमें भी एक बेहतरीन करियर और बेहतरीन फ्यूचर के चांसेस हुआ करते हैं। ये तो आपने अपने लिए जैसा कि बेहतरीन करियर मतलब रिसर्च वगैरह के लिए आगे MSc करके सोचते हैं, ये जो MPSC और UPSC का आपके सर पर बहुत सवाल हुआ, उसकी बुनियाद कहाँ से? जी, मैं जिस वक्त BSc में था उस वक्त मेरे दोस्तों से मैंने इस एग्जाम के मुतालिक सुना था, MPSC और UPSC के ताल्लुक से और खास करके UPSC के ताल्लुक से कि ये एग्जाम बहुत ही हाई लेवल पर हुआ करते हैं और सिर्फ काबिलियत की बिना पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, इसलिए इस एग्जाम के ताल्लुक से मैं सोचना शुरू कर दिया था। आपने सोचना शुरू किया? जी, और मुझे आप सभी को ये पता है कि MPSC या UPSC का इम्तिहान देने के लिए उसकी प्राइमरी एलिजिबिलिटी ये होती है कि ग्रेजुएशन। तो BSc थर्ड ईयर के आगे आते आपके दिमाग में किन बातों का जो है या आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जी, BSc कंप्लीट होना तो मेरे लिए सबसे पहला मकसद था कि मैं BSc अच्छे नंबरों से कामयाब करूं और उसके बाद ही कोई आगे के करियर के लिए मैं सोचूं। तो जब तक मेरा BSc कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैंने MPSC और UPSC के ताल्लुक से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद ही मैंने इस एग्जाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी शुरू की और उसके लिए मुझे करीब 1 साल लगा था। 1 साल मालूमात? जी, सर, IELTS की तैयारी करने का आपने सोचा, लेकिन IELTS एग्जाम कैसा होता है ये तो आपको पता है, सिर्फ सुना था। जी, उसकी पूर्व तैयारी मतलब उसके उस एग्जाम में बैठने से पहले कुछ छोटे बड़े एग्जाम जैसे 10वीं पास के बाद कोई BSRB के रेलवे के एग्जाम होते हैं या कोई और? जी, जी हाँ, मैंने बैंकिंग और रेलवे के भी एग्जाम दिए थे मगर इन एग्जाम से मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी और इन एग्जाम देने से मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए हौसला मिला था और एक मेरी हिम्मत खुल गई थी। और जब आपने BSc पास किया और ये अर्जुन किया कि मैं अब IELTS की तैयारी करूंगा, तो कौन से साल आपने BSc पास किया? मेरा 99 में BSc हुआ था। जी, और उसके बाद आपने क्या एडमिशन लिया? जी, उसके बाद मैं 1 साल तक तकरीबन UPSC के मुतालिक मालूमात जमा करता रहा और 2001 में मैंने जब ये डिसाइड किया
कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है, उसके लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होगा, तो मैंने 2001 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसी के साथ मैंने एमए उर्दू में एडमिशन लिया था ताकि मेरे सेकंड ऑप्शनल के लिए राह हमवार हो सके। एमए उर्दू में आपने एडमिशन लिया जी, तो एमए उर्दू में एडमिशन सिर्फ जो है यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपने एडमिशन लिया था? जी, मेरी दिलचस्पी, जाती दिलचस्पी भी उर्दू लिटरेचर से थी। मुझे 10वीं में उर्दू में बोर्ड का गोल्ड मेडल मिला था और मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं उर्दू के मामले में दूसरों पर एज रखता हूँ। उर्दू मेरी अपनी मादरी जबान होने की वजह से मुझे उससे शौक भी रहा है, इसीलिए मैंने उसका ऑप्शनल का सिलेक्शन भी किया था। 2001 में आपने पहली कोशिश की और आज 2007 है जी, 6 साल के बाद आप कामयाब हुए। 6 साल मुसलसिल आप इसके अंदर बने। जी, ऐसा कि इम्तिहान बहुत ही अहम होता है, तो ये इम्तिहान कितने माहौल होता है? जी, ये एग्जाम 3 मरहलों में होता है। पहले मरहले में प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है और मेन एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही आपको सर्विस अलॉट होती है। तो सबसे पहला मरहला है प्रीलिम्स का। जी, 2001 में आपने पहला अटेम्प्ट किया जी, और उसके बाद जब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हुई। जी, मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स जो पहला मरहला, पहली सीढ़ी है आईएएस की, जी, उसका पेपर कैसा होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स को उसकी तैयारी करने के लिए क्या क्या करना है? प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है जो 120 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट यूपीएससी डिक्लेयर करती है उसके नोटिफिकेशन के साथ ही। इसमें लिटरेचर नहीं होता है। यूपीएससी के दिए हुए लिस्ट में से जरूरी नहीं कि आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपका हुआ है वही सब्जेक्ट आप ले, आप अपनी पसंद से, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक पेपर जनरल स्टडीज का होता है जिसके 150 मार्क्स होते हैं। कुल मिलाकर 450 मार्क्स का ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक जनरल स्टडीज। जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट तो आपकी चॉइस का होता है। जी, जैसे कि आप बीएससी के होके भी आपने उर्दू का लिया है। जी, जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, जी, बड़े फख्र की बात है। जी। मेरा प्रिलिमिनरी में मेरा ऑप्शनल जो इंडियन हिस्ट्री था, उर्दू लिटरेचर प्रिलिमिनरी में उसको मतलब नहीं दिया जाता है, उसके लिए मौका नहीं होता है। उर्दू लिटरेचर मेरा मेंस में था, प्रिलिम में मेरा इंडियन हिस्ट्री हुआ करता था। इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता है। जी, जी, और आज फैकल्टी का सब्जेक्ट होने के बावजूद आपने प्रीलिम्स को सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? साइंस की जो स्टडी थी वो हो चुकी थी और मुझे ऐसा लगता था कि यार आफ्टर 10वीं, मेरे 10वीं होने के बाद आर्ट्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है यूपीएससी में। इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न सिर्फ प्रिलिमिनरी में बल्कि मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं चाह रहा था कि यार कोई आर्ट्स का ऐसे सब्जेक्ट लूं जिसकी वजह से मेरा बेस मजबूत हो और मुझे वास्ट रीडिंग का मौका मिल सके। फास्ट रीडिंग का मौका। जी, तो आपने रीडिंग करने के टाइम बहुत ज्यादा रीडिंग की, इसके अलावा आपने और क्या क्या किया था? जी, जी, नॉलेज हासिल करने के लिए न्यूज़पेपर्स की रीडिंग बहुत जरूरी होती है। एक बेहतरीन नेशनल न्यूज़पेपर आपको पढ़ना होता है हर हाल में, मैगजीन्स की जरूरत होती है और डिफरेंट बुक्स पढ़ने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने सिलेबस से रिलेटेड बुक्स पढ़े, क्योंकि मैंने प्रिलिमिनरी स्टडी के दौरान फिक्शन से रिलेटेड बुक्स भी मैंने पढ़ी थी। जी, तो इसका मतलब ये है कि आपका मुताला वसील होना चाहिए। जी, जाहिर सी बात है। हर फील्ड के थोड़ी मालूमात होना जरूरी है। जी, जी, नेशनल न्यूज़पेपर, जी। आपने यहाँ रेडियो और टीवी का जिक्र नहीं किया। जी, मुझे रेडियो अवेलेबल था, टीवी मेरे घर में अब तक नहीं है और टीवी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो 1 साल मैंने गुजारा था इस एग्जाम के ताल्लुक से मालूमात देने के लिए, उस वक्त मैंने महसूस किया था कि जिस कदर एनालिटिकल अप्रोच प्रिंट मीडिया देता है उस हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं दे सकता है। इसीलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवॉइड किया था। बहरहाल इंटरव्यू के दौरान मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत पड़ी थी। टीवी में डीडी न्यूज के ऊपर मुख्तलिफ मुलाकातें हुआ करती थी, वहां पर आंसर्स देने का जो अंदाज हुआ करता है और जो बॉडी लैंग्वेज हुआ करती उसके लिए मैंने टीवी का इस्तेमाल किया था। अच्छा, ये तो हुई आपके प्रिलिमिनरी स्टडीज की बारे में बात की। जी, आप पहली बार नाकाम हुए, जी, उसके बाद कितने बार आपने प्रीलिम्स किया? मैंने पहले 3 मरतबा प्रीलिम्स दिए थे और तीनों मरतबा मुझे नाकामी मिली थी
और मैं चौथी मरतबा मेरा प्रीलिम से निकला था और उसी के साथ ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। प्रीलिम्स आप पास हो गए? जी चौथी मरतबा। जी चौथे अटेम्प्ट में। जी और प्रीलिम्स और मेन एग्जाम, जी। ये दोनों में कितना वक्त होता है? प्रिलिमिनरी का रिजल्ट अगस्त फर्स्ट वीक में आता है और मेन एग्जाम जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक से शुरू होते हैं, तो करीब 2 से 2.5 या 3 महीने का अरसा मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ में आपको मेन एग्जाम की भी तैयारी करना पड़ता जी, जाहिर सी बात है, मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी वास्ट होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप हुआ करता है। इसके क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर वसी मुताले की जरूरत होती है। तो जब भी मेरे प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं होता था तो मैं उस रिजल्ट की परवाह ना करते हुए बाकी के जो 6 महीने हुआ करते थे, मई महीने या अगस्त में रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट नहीं होने के बाद मैं दिसंबर तक मेंस एग्जाम की नहीं तैयारी करता था। और इसीलिए जब मेरा प्रीलिम का रिजल्ट हुआ तब तक मेरा उर्दू लिटरेचर और इंडियन हिस्ट्री जो है उस पर काफी पकड़ बन चुकी थी। तो मतलब ये है कि आपने प्रीलिम्स के हर बार जब प्रीलिम्स हो जाता था आप मेन की स्टडी शुरू कर देते थे। जी। रिजल्ट चाहे जो भी हो। जी जी तो इस तरह से 3 बार लगा होने के बाद जो चौथी बार आप पास हुए, जी प्रीलिम्स पास हुए, तो मेन में जब आप बैठने के लिए तैयार हुए तो आपकी काफी स्टडी हो चुकी थी। जी। और मेन आपकी क्या सकते हैं? मेंस में मेरे उर्दू लिटरेचर इंडियन हिस्ट्री था और जब मैंने प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया था मेरे लास्ट अटेम्प्ट में, तो उस वक्त तो मुझे अंदाजा हो गया था कि अगर इस मरतबा में मेरा प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा तो इंशाल्लाह जरूर मैं मेंस बहुत अच्छी तरीके से लिखूंगा और कामयाबी हासिल करूंगा, और खुदा की जात से मुझे उम्मीद भी थी। मेंस में कितने मार्क्स के कितने पेपर? जी, मेंस में पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, ये 300 मार्क्स का होता है, क्वालिफाइंग होता है। दूसरा पेपर एक रीजनल लैंग्वेज लेनी रहती है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। और ये दोनों पेपर्स की जो मार्क्स है ये काउंट नहीं होती है। इसके बाद पेपर होता है एस्से का, ये 200 मार्क्स का होता है। इमेजिनेटिव और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर आपको एस्से लिखना होता है। इसके बाद जनरल स्टडीज के 2 पेपर्स होते हैं, 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। इसका सिलेबस यूपीएससी उसके नोटिफिकेशन के साथ ही दे देता है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। इस तरीके से 4 पेपर्स होते हैं ऑप्शनल्स के और हर पेपर 300 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर 2000 मार्क्स के पेपर हुआ करते हैं। 2000 मार्क्स का जी। एग्जाम होता है। जी जी सर, आपने शुरू में जिक्र किया जी। कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग 2 पहले जो पेपर है, जी। उसमें क्वालिफाइंग में अगर लिए तो चलता है। जी। इसकी मुराद क्या है? क्वालिफाइंग इससे मुराद ये है कि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है कि बच्चों के मेंस में अच्छी स्टडी होने के बावजूद क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनकी वजह से उनका मेंस का रिजल्ट नहीं हो सका है। और अगर उसमें वो क्वालिफाई हो जाए तो वो जी, जब तक वो पेपर्स क्वालिफाई नहीं होते हैं आपके आगे के पेपर्स चेक नहीं होते। जी। वो बहुत अहम मराहल है। जी, जाहिर सी बात। स्टूडेंट के लिए। जी सर, चौथी बार जब आपने मेन एग्जाम दिया, जी। उसके बाद आपके जहन में क्या आता है? चौथी मरतबा जब मैंने मेन एग्जाम लिखा तो मैं नवंबर में मेरे एग्जाम हुए कंप्लीट और उस वक्त मैं घर आया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मेरे पेपर हुए थे, मैं दिल्ली में मेरा सेंटर था और पेपर से लिखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि इस मरतबा मुझे फाइनल सिलेक्शन मेरा होना ही है। आपको पूरा यकीन था कि आप जी जी, ऑफ कोर्स मुझे काफी कॉन्फिडेंस था। और 2011 बच्चों, इस उम्मीद और इस यकीन के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन तो मुझे यकीन था कि मैं मेन एग्जाम पास हो जाऊंगा। मेन एग्जाम आपने पास किया। जी मेन में और इंटरव्यू में कितना वक्त होता है? जी, मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट मार्च में आता है और इंटरव्यूज जो है अप्रैल में होते हैं। मुझे रिजल्ट आने के बाद करीब करीब 1 महीने का वक्फा मिला था। 1 महीने का वक्त। जी। और आपको सिर्फ 2 से रात पार करना है। जी। और आपके मंदिर सामने है। जी जी आपको आपके जीवन दिमाग में क्या चल रहा है? जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे इंटरव्यू में मुझे मार्क्स मिल गए तो यकीनन मुझे आईएएस मिल जाएगा। और मुझे ये उम्मीद भी लग रही थी कि अगर मुझे इंटरव्यू में भले कम मार्क्स मिले मगर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इस तरीके की मुझे उम्मीद थी। और मैं यही सोचकर इंटरव्यू में बेहतर से बेहतर करने के लिए मैं तैयारी के लिए दिल्ली वापस चला गया था। फिर एक सवाल ये कि आपने कहा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जी। यहाँ वालिदैन बैठे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कम मार्क्स मिलने के बावजूद आपका सिलेक्शन है। जी। मतलब ये कि इंटरव्यू में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको कम मार्क्स मिले भी तो। ठीक है। जी, अगर मैंने मेन से इस तरीके से लिखे थे
और मेन से क्या मेरे पेपर्स ऐसे गए थे कि मुझे मालूम था कि मैं मोर देन 1100 मार्क्स में हासिल कर लूंगा, इसलिए मुझे लगता था कि अगर मुझे इंटरव्यू में कम मार्क्स भी मिले तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन के फाइनल मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर लिस्ट तैयार की जाती है। 1400 बच्चों को उस मरतबा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, मगर फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 474 बच्चों का हुआ है, यानी 900 बच्चे 900 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया गया है इस बिना पर कि उनके इंटरव्यू में और मेंस के मार्क्स मिलाकर अच्छे नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि एक सीट के लिए 203 बच्चों का सिलेक्शन था। मुझे मालूम था कि टफ प्रोसीजर है, टफ स्टेज है, मगर मेंस में मेरे अच्छे नंबर होने की वजह से मुझे उम्मीद थी कि मैं इस स्टेज को पार कर जाऊंगा। 3 कैंडिडेट है उसके 1400 बच्चे और उसमें से 400 जी सिलेक्शन काफी टफ था। जी, जाहिर सी बात। आप इंटरव्यू के लिए 1 महीने में क्या क्या देगा होता है और पर्सनैलिटी सिर्फ 1 महीने में नहीं बना करती है। 1 महीने में आप किताबों का मुताला करके या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगाकर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी का रिप्रेजेंटेशन होना, और मेरी पर्सनैलिटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस वक्त पहली मरतबा यूपीएससी के एग्जाम में मैंने तैयारी शुरू की थी, उसी के साथ ही मैंने अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट शुरू कर दिए थे और मुझे मालूम था कि फाइनल स्टेज में ये चीज़ बहुत काम में आएगी। और आखिरी का जो 1 महीना था मैं सिर्फ अपने रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देता रहा हूँ। मेरे आंसर्स कैसे होने चाहिए, मैं बोर्ड में जाकर मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, मेरी बातों में कितना तवाज़ुन होना चाहिए, मेरा मीडियम ऑफ आंसर्स क्या होना चाहिए, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर मैं ध्यान देता रहा हूँ। जी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला जो भाग होता है या सबसे अहम हिस्सा होता है वो पॉजिटिव अप्रोच का हुआ करता है। यूपीएससी आप में पॉजिटिव अप्रोच तलाश करती है। आप किसी भी पहलू के अंदर पॉजिटिव किस एंगल से देखते हैं या आपके आंसर से तलाश करती है। आप आंसर से सही देते हैं, गलत देते हैं, इससे ज्यादा ये ध्यान देते हैं कि आप पॉजिटिव देते हैं या निगेटिव देते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये आपका जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आप यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिमिनरी एग्जाम भी नहीं पास कर सकेंगे। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे पहला होता है। उसके बाद करंट अफेयर से इंटरेस्ट और एनालिटिकल एबिलिटी। जिन बच्चों में एनालिटिकल एबिलिटी हुआ करती है वो मसाइल से डरा नहीं करते और उसको अच्छी से निपटने की या नंबर देने की उनके अंदर सलाहियतें आ जाती है। जी इंटरव्यू में जाने के बाद जी 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 और वहाँ पर जो इंसान का मेंटल स्टेट है वो कुछ अलग ही होता है। जी, तो वहाँ पर अंदर के लिए जो आपके इंटरव्यू के रूम के लिए आपने क्या करेंगे, वहाँ कैसे ड्रेसिंग वगैरह? जी, जिस वक्त मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था तो मेरे वालिद साहब ने कहा था कि इतना बड़ा एग्जाम है और इतना बड़ा इंटरव्यू है तो ये कैसे हो पाएगा। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से मेरा मेन एग्जाम का रिजल्ट हुआ है उसी तरीके से अल्लाह ताला मेरा इंटरव्यू ही निकाल देगा। और यही सोचकर मैं अकेला ही देने चला गया। इंटरव्यू हॉल के बाद जब मैं पहुंचा तो वहां पर डिफरेंट कैंडिडेट्स, उनके पेरेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ आए थे। तो तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कम से कम मेरा एक भाई साथ में होना चाहिए था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ख्याल आया, मगर बाद में फिर मैंने सोचा कि इंटरव्यू तो मुझे ही देना है। अगर मेरे फैमिली मेंबर साथ में भी होते तो वो इंटरव्यू हॉल के अंदर नहीं आ सकते। आंसर से मुझे देने हैं, एग्जाम मुझे पास करना है। और यही एतमाद लेकर मैं इंटरव्यू हॉल में गया। मुझे मालूम था कि हर शख्स में अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें रखी है और कुछ निगेटिव है। मैंने अपनी पॉजिटिव सलाहियतों पर भरोसा करके अंदर गया था। मुझे मालूम था अगर कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आया है, कोई सेंट स्टीफन से पढ़कर आया, मगर मुझे मालूम था कि मैं उर्दू जानता हूँ, उर्दू अच्छी तरीके से मैं लिख सकता हूँ, उर्दू बोल सकता हूँ। और ये एतमाद मैं लेकर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं भी नर्वसनेस का शिकार नहीं होना पड़ा। जी, मैंने इंटरव्यू उर्दू प्लस इंग्लिश में दिया। जी, उर्दू में इंटरव्यू आप दे सकते हैं। जी, यूपीएससी की तरफ से इजाजत है इसके लिए। इससे पहले कि मैं अपने आखिरी सवाल पे आऊँ, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी, यूपीएससी में कितने सर्विसेज होते हैं? जी, यूपीएससी में कुल 22 सर्विसेज होती है। तो इसमें पहली सर्विस आईएएस की हुआ करती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज होती है। इसमें पहली सर्विस आईएएस की होती है, दूसरी आईएफएस की, फॉरेन सर्विस की, तीसरी पुलिस सर्विस की होती है, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस। उसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस की सर्विसेज आती है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज है। इस तरीके से कुल 22 सर्विसेज आती है। और आखिरी सवाल,
हाँ, एक अहम सवाल की तरफ हमारे टीचर्स ने इशारा किया है। एक और भी मिसाली सवाल जो आपने इंटरव्यू में पेश किए थे वो हमारे स्टूडेंट्स के सामने। मैंने 2001 भूगर्भ पेट्रोल में रिलीफ वर्क में काम किया था। मेरे कजिन ब्रदर सलीम अंबेकर यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ हमारी टीम गई थी अंजार में, हमने रिलीफ वर्क किया था। और वो मैंने मेरे सोशल वर्क में मेंस के फॉर्म भरते थे, मैंने इस चीज का जिक्र किया था। मुझे वहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप भूज के डीएम या पुलिस ऑफिसर होंगे, सुप्रिंटेंडेंट होंगे, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। उसके बाद मुझसे सवाल पूछा गया महाराष्ट्र के प्रॉब्लम्स के ऊपर, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे सब्जेक्ट्स के ऊपर, फिजिक्स के ऊपर, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, उर्दू लिटरेचर के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मालेगांव से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, जनरली मेरी पर्सनैलिटी और मेरे बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। आप अपने वतन में हैं। जी जी आपका वतन है जी। और यहाँ के तालिब सोसाइटी के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं जी। इनके लिए आप क्या मैसेज दें और क्या करना चाहिए अभियान के लिए आपका जो गुरु मंत्र है वो है? कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, जैसा कि अभी हमारे जो मौजूद मुकर्रिर ने कहा कि कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस, स्मार्ट इंटेलिजेंस आपको जहानत अल्लाह ताला ने दी है, आप उसका बेहतर तरीके से हार्ड वर्क करते हुए कैसे इस्तेमाल करते हैं। यूपीएससी प्रिलिमिनरी सिर्फ हार्ड वर्क का नाम है। आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी पास नहीं हो सकते। यूपीएससी मेंस सिर्फ इंटेलिजेंस है। अगर आप ज़हीन और बाशऊर नहीं होंगे तो आप यूपीएससी मेंस नहीं निकल सकते। और यूपीएससी इंटरव्यू ये आपके हार्ड वर्क और आपकी जहानत का मिला जुला एक रिप्रेजेंटेशन हुआ करता है। तो आपकी जहानत के साथ साथ हार्ड वर्क की भी जरूरत होती है। 3 चीजें मुझे ऐसा लगती है। पहली डिटर्मिनेशन, आपका पुख्ता इरादा होना चाहिए किसी भी मकसद को पाने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपका पुख्ता इरादा नहीं रहेगा तो आप ऑप्शनल से सोचेंगे, उसके लिए आप ऑप्शन तलाश करेंगे। जैसे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान मैंने मेरे तमाम ऑप्शन बंद कर दिए थे। मुझे मालूम था करना है तो मुझे यूपीएससी करना है, अदरवाइज कुछ दूसरा नहीं करना है। ये मेरा डिटर्मिनेशन था। दूसरा डिवोशन, डिवोशन के बगैर तो कोई भी काम नामुकम्मल है। आप बगैर डिवोशन की कोई चीज नहीं कर सकते हैं। मेरा डिवोशन इस एग्जाम के ताल्लुक से इस हद तक था कि मैंने मेरे तमाम दोस्तों से ताल्लुकात कम कर लिए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने मेरी तकरीर जो प्रोग्राम थे उनको रद्द कर दिया था या उनको कैंसिल कर दिया था, मगर जिन बातों की वजह से मुझे मेरे मकसद में चलने में दुश्वारी आती थी या मेरे मकसद से मुझे हटाती थी, इस तरीके से मैंने उन बातों को खत्म कर दिया था। ये मेरा डिवोशन था। लास्ट 1.5 सालों से मैं घर पर नहीं आया, मेरी ईद बकरीद वगैरह सब दिल्ली में हुई, तो मुझे इस चीज का अफसोस था। मैं जब एग्जाम देकर घर पर आया तो अम्मी उनसे कहने लगी कि तू ईद पर यहाँ नहीं था, तो मैंने कहा कि यार मेरा मकसद था, उसके लिए मुझे डिवोट करना पड़ा। मुझे भी अफसोस हुआ तो इस चीज का, मगर मेरा डिवोशन था। और तीसरी चीज खुदा की जात के ऊपर यकीन। अगर आपको खुदा की जात के ऊपर मुकम्मल एतमाद है तो ये चीज आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है। यूपीएससी में सिलेक्टर कौन होते हैं, यूपीएससी में चुनने वाला कौन है, मुंतखब करने वाली जात अल्लाह ताला की होती है। ये चीज आप पर एतमाद भर देंगी और इस एतमाद से अगर आप वहां जाएंगे तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। मैं आपके लिए एक शेर कहूंगा कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना हो तो फिर पांव की जंजीर न दे। जी पहला पुख्ता इरादा। जी इरादा तो आपके अटेम्प्ट में नजर आता है कि 2001 में आपने शुरू किया जी, 2006 में कामयाब हुए, बाद में ज्वाइन होने वाले जी, डिवोशन की बात है जी। तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं? डिवोशन क्या है? डिवोशन इस तरीके से होता है कि मैं जो मेरे इनिशियल अटेम्प्ट से मेरी जो स्टडी हुआ करती थी, मैं रात में ज्यादा पढ़ता था, तो लेट मैं उठता था, सवेरे 10-11 बजे के करीब मैं उठता था। एक मरतबा मैं उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया और जोहर की नमाज के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठा था। तो रात में 8 बजे तक मैं मेरी कुर्सी से नहीं उठा था। तो मेरी अम्मी ने मुझसे आकर कहा था कि तेरा पागल होने का इरादा है क्या? तो ये डिवोशन हुआ करता है। और दिन में क्या 24 घंटे कितने घंटे आप? जी मेरे कम से 14 से 16 घंटे मेरी स्टडी हुआ करती थी।
बहुत ही मजेदार था मेरे प्यारे बच्चों। 14 घंटे ये इमोशन है। अगर आपने इसकी तरफ भाग दिखाए और हमारे बच्चों को, हमारे बाशऊर लोगों को और हमारे बच्चों को रहनुमाई की, इसलिए मैं सरसियत कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन स्पॉन्सर जी, एक चीज मैं अपने तौर से ऐड करना चाहूंगा कि फैमिली सपोर्ट की बहुत बड़ी चीज हुआ करती है। मेरे 7 साल तक जब तक मैंने तैयारी की, उस वक्त तक मेरे वालिद, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर इस कदर एतमाद किया था, उनको इस कदर यकीन था कि कभी कभी उनके एतमाद से मैं डर जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि यार इस कदर एतमाद करते हैं उनके बच्चे के ऊपर, तो मैं जो गैर जरूरी चीजें वो करने से हमेशा से डरता था। अगर मेरे दोस्तों के साथ आधा घंटा, पौन घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाता था तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि मैं मेरे माँ बाप के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ विश्वासघात कर रहा हूँ, उन्हें धोखा दे रहा हूँ। तो ये चीज मुझे हमेशा से गैर जरूरी बातों से हमेशा से मेरे दूर रखते हैं। उनका एतमाद मेरी कामयाबी का दावेदार है। आपने बहुत सही कहा। एक सवाल जो मेरे जहन से निकल गया था जी, यहाँ सब लोग उससे इत्तेफाक करेंगे, आपको इस पूरे मामले में कहीं तासुब? जी देखिए, मैं उर्दू मीडियम से दिया हूँ, उर्दू मीडियम में मैंने इंटरव्यू दिया हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जिस हिसाब से मुझे रैंक मिला है कि कहीं तासुब का शिकार होना पड़ता है। आप अपने मेरिट से और अगर किसी प्रॉब्लम के आप IAS जी, अल्लाह का एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर। मैं आज समाज की तरफ से ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।